आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स। इसका पार्ट नंबर 2। बेटा पार्ट 1 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया था, डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने समझा था। आज हम समझेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज मेजर टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं बच्चे? जैसे हमें किसी डिटर्मिनेंट के माइनर्स फाइंड आउट करने हैं, हमें पता है इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन है A11, A12, A21, A22। ठीक है, इसकी हमें पोजीशन पता है। ये क्या होती है आपकी रो 1, रो 2, ये तो आप समझते हुए आ रहे हो, मैट्रिक्स से समझाना स्टार्ट किया था। ये हमें इसके पोजीशन पता है, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। ठीक है, ये हमें पोजीशंस पता है। तो इसका अगर माइनर कैलकुलेट करना है, माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से इसके माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मुझे 1 1 का माइनर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगी, जो A11 एलिमेंट है वो जिस रो में है उसको कैंसिल कर दिया, और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल कर दिया, जिस रो में है उसको कैंसिल कर दिया। तो जो एलिमेंट बचा वो उसका क्या है, वो उसका क्या है, माइनर। ठीक है, A22 एलिमेंट इसका माइनर है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका एलिमेंट क्या है, 1। इसके अंदर एलिमेंट 1, M11 की वैल्यू क्या है, 1। ऐसे ही M12 इसमें देखो ये M12 वाली पोजीशन है, इसका माइनर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट रो कैंसिल आउट कर देंगे और सेकंड कॉलम, जिस रो में है उसको कैंसिल, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल। सीधी लैंग्वेज में जो एलिमेंट बचा वो उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, दैट इज A21। और कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर, 3। मतलब 4 का कोफैक्टर क्या हुआ, 3। कोफैक्टर, कोफैक्टर नहीं, अभी हम माइनर पढ़ रहे हैं। माइनर ऑफ 4 इज 3। ठीक है, माइनर ऑफ 4 इज 3। समझ गए, यहाँ पे क्या आएगा, माइनर ऑफ 2 इज 1। अब माइनर किसका कैलकुलेट करेंगे, 2 1 का। ऐसे जिस रो में है उसको कैंसिल, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल, क्या बचा, A12। कौन सा एलिमेंट बचा, A12। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, 4 हो गई। तो माइनर ऑफ 3 इज 4। ऐसे लास्ट रह गया 2 2। जितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में, जितने भी एलिमेंट होते हैं उतने ही उसके माइनर्स होते हैं और उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। तो अब इसका रह गया, तो ये जिस रो में है उसको कैंसिल कर दिया, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, दैट इज 2 के इक्वल। समझ आया माइनर और कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, माइनर समझ आ गए आपको। अब हम माइनर देखेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट का। अभी हमने देखा 2/2 डिटर्मिनेंट का, अब हम देखेंगे 3/3 का। अब 3/3 में देखो, अब 3/3 में कैसे करेंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते थे ना, वही फंडा हमें लगाना है। हमें पहले इसको 2/2 में चेंज करना है। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैं पहले इसी से लिख देती हूँ, एल्जेब्रिकली लिख देती हूँ, ताकि आप बच्चों को समझने में ना इजी होता है, प्रॉब्लम नहीं आती है और समझ जाते हो आप बच्चे। 2 3, A31, A32, A33। ठीक है, अब हमें A1 का कैलकुलेट करना है, M11 माइनर ऑफ 1 1 का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, जिस रो में है उसको कैंसिल, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल, बाकी की जो डिटर्मिनेंट बच गया वो इसका आंसर है। A22, A32, A23, A33। ठीक है, अब इसके अंदर देखें तो 1 का, अगर हम इस पोजीशन का निकालना है, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, तो जिस रो में है उसको कैंसिल कर देंगे, जिस कॉलम में उसको कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा, 5 1 -1 2। तो ये क्या किसके इक्वल आया, और सॉल्व करने का तरीका वही होता है जो हमने करते आए हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, -1 दैट इज 10 + 1 दैट इज 11। समझ आया आपको इसका माइनर कैसे फाइंड आउट करना है। ऐसे M12 का फाइंड आउट करेंगे, M12 मतलब ये वाली पोजीशन, जिस रो में है उसको कैंसिल। बस ये ध्यान रखना है, जिस रो में है वो रो कैंसिल, जो जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला कैंसिल, तो A21, A31, A23, A33, ये इसका क्या आया यहाँ पर देखो, 3 0 -1 2। ठीक है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 3 -1 0 2। ये क्या आया, 6 - 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 दैट इज 6।
अब ऐसे M13 लिखो फटाफट से, अब तो आप बच्चे अपने आप कर लोगे। तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 0, इसे हम लिख के दिखाते हैं ऐसे, ठीक है 3051। अब आपको ये समझ आ गया अलजेब्रिकली जो मैं लिख रही थी। तो दिस इंटू दिस 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3। M21, अब 21 एलिमेंट का जिस कॉलम में है वो कैंसिल, जिस रो में है वो कैंसिल, तो किसके इक्वल आया 0 1 4 2, दैट इज 0 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 4। अब ऐसे सबके सेम सेम यही प्रोसेस है। M22 इस वाली पोजीशन का इसका कैंसिल किया तो क्या बचा हमारे पास 1 0 4 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 0, दिस इज 2। M23 ये वाला माइनस 1 का ये कैंसिल किया तो क्या हुआ 1 0 0 1 1 0 0 1, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0 इज 1। M31 इसका करना है हमें एलिमेंट का, इसको कैंसिल किया तो क्या बचा 0 4 5 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस 20, 0 माइनस 20, दिस विल बी माइनस 20। M32 विल बी 32 पोजीशन कौन सी है बच्चे, ये वाली पोजीशन है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाली कैंसिल हो जाएगी रो और कॉलम, तो क्या मैं डिटर्मिनेंट बचेगा हमारे पास 4 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 मल्टीप्लाई हो क्या आएगा माइनस ऑफ 12 माइनस 13। M33 इसको कैलकुलेट करो। अगर कैलकुलेशन में मेरी कहीं गलती आ रही है बेटा, ये बहुत ध्यान से करना है, छोटे छोटे प्लस माइनस है, कैलकुलेशन मैंने बार बार बोला है, पूरी मैट्रिक्स के चैप्टर में बोल रहा है, पूरी डिटर्मिनेंट के चैप्टर में भी बोल रही हूँ कि कुछ नहीं है बेटा, इन दोनों चैप्टर में 10 नंबर फ्री के आ जाते हैं, सिर्फ आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन है प्लस माइनस में, और वही बच्चे गलती करते हैं। 1305 कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कैलकुलेशंस है, ठीक है। अब ये क्या आ गया 5 माइनस 0, दिस विल बी इक्वल्स टू 5। ये आपके सारे माइनर्स फाइंड आउट आपने कर लिए, ठीक है, 9 माइनर्स आपने कैलकुलेट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कोफैक्टर, दैट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर बेटा माइनर का ही पार्ट है, माइनर आपने देख लिया कि आपने माइनर कैसे फाइंड आउट करे। कोफैक्टर में एक टर्म और यूज हो जाती है -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर, और इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा ए आई, जैसे कैपिटल ए और विद पोजीशन 1 1 या फिर 1 2, जो भी आई जे जो भी आपकी पोजीशन है रो और कॉलम की, ठीक है। उसके बाद जैसे आप डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करते थे ना, उसके ऊपर पावर लगाते थे -1 की पावर i प्लस जे, जिस भी एलिमेंट का आप चेक कर रहे हो उसी की आई जे उसी की पावर लगेगी आपकी, ठीक है। समझ आया, हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा इसको जनरली ए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, पर किसी किसी बुक में आपका सी आई जे से भी डिनोट कर देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। वैसे जनरली आपके एनसीईआरटी में भी, तो अगर आपके एनसीईआरटी में कैपिटल ए से डिनोटेड है तो आपके सीबीएसई में भी ए से ही डिनोटेड आएगा। अगर उन्होंने कैपिटल सी से डिनोट किया तो वो लिख देते हैं सी इज द कोफैक्टर, ठीक है, वो हमेशा उस टर्म को स्पेसिफाई करके देते हैं, तो आपको उस टाइम समझनी होती है चीजों को। अब इसका कोफैक्टर देखो, अब मैं यहाँ से समझा देती हूँ आपको। हमारा माइनर है, माइनर क्या था इसका A22, पर अगर हमें इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, एक कोफैक्टर फाइंड आउट करना है 1 1, तो यही होता है -1 की पावर, देखो i प्लस जे ना 1 प्लस 1 और M11, इसका ये फॉर्मूला है। अब 1 1 प्लस क्या हो गया -1 की पावर 2, दैट इज M11, तो ये क्या हो गया 2, इवन पावर है तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गई M11 के इक्वल आ गई, दैट इज 1। तो A11 किसके इक्वल आया 1 के इक्वल आया। ऐसे ही M21 में A21 किसके इक्वल आएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में M21, दिस -1 की पावर 3, तो माइनस आएगा साथ में, और M21 की वैल्यू क्या है 4 है, तो -4, A21 की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। ऐसे ही इनके अंदर भी आ जाएगी। और अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर बेटा माइनर्स तो हमें करना ही पड़ेगा ना कोफैक्टर। अब इसके अंदर देखो, अगर हमें निकालना है इसका, अगर डायरेक्ट मैं कोफैक्टर का लिखूं तो A11 क्या हुआ किसके इक्वल है -1 की पावर 1 प्लस 1, और यहाँ से इसको कैंसिल करा, जो एलिमेंट लेफ्ट है उसके इक्वल आ गया। और ये देखो -1 की पावर 2 तो +1 हो गया, तो 2 A12
सबसे पहले तो जब आप कोफैक्टर की बात करो ना, सबसे पहले आपको ये स्टेप तो करना ही है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2, अब इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, -6, -6 तो यहां से आ रहा है, और यहां से -6, ठीक है। अब यहां से क्या आ रहा है, यहां से भी -1 आ रहा है, और यहां से हमारी वैल्यू क्या है, -6, तो आंसर क्या आ जाएगा, +6। 8 2 1 2 1 -1 की पावर 2 + 1। अब इसका -6 का तो क्या आ रहा है, -1, तो यहाँ से -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। 8 2 2 -1 की पावर क्या आएगी, 2 + 2, ठीक है, ये वाला है इस एलिमेंट का, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो क्या एलिमेंट बचा हमारे पास, 3, तो -1 की पावर क्या है, 4, तो +1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। समझ आ गए आपको कोफैक्टर्स यहाँ से। और माइनर्स निकालने हो तो आपके क्या आएगा, 2, M12 का -6, M21 का -1, M22 का 3, ठीक है। बस यहाँ पे हमें कोफैक्टर में साइन का ध्यान रखना होता है, -1 की पावर i + j हमें देखनी होती है इंटू MIJ। उसका फॉर्मूला यही है कि -1 की पावर i + j और MIJ, ठीक है। यहाँ पे वही तो लिखा है मैंने, देखो सबके अंदर -6, MIJ से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, MIJ तो है ये, ठीक है। समझ आया बेटा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 3/3 का। ये अभी हमने समझा 2/2 का, अब समझ लेते हैं 3/3 का। सेम वही है, मैंने क्वेश्चन भी वही सेम लिखा है ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर, ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम्पल में आप बच्चों के लिए लिया है, ये वाला सेम क्वेश्चन, देखो यही सेम क्वेश्चन लिया है। अब इसके अंदर M11 क्या है, M11 की वैल्यू क्या आई है, 11 आई है, तो A11 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ये किसके इक्वल आया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया 1, और इधर M11 की वैल्यू है 11, तो ये किसके इक्वल आ गया, 11 के। A11 की वैल्यू क्या आई, 11। ऐसे ही A12 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 2 M12, ये -1 आएगा, ठीक है, और इसकी इंटू 6, दैट इज -6। A13 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 3 M13, ठीक है। आपको देखो ये चीजें हैं, ये भी इसी से हो रहा है, तो आप ये तो अपने आप ही लिख दोगे। -1 का ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, और 13 की वैल्यू इज 3, ये आ जाएगा आपका 3। ऐसे ही बेटा सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी -1, ऐसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, 2 1 2 2 2 3 A31 A32 A33, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये तो हो गए आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करो, तो आप इस तरीके से करोगे। अब इसके और भी तो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हमारे एग्जाम में नहीं आते। ये जो सबसे सिंपलेस्ट चीज हम सीखते हैं वो किसके लिए सीखते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस कॉन्सेप्ट को हम आगे एडवांस क्वेश्चन में अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है माइनर्स का, कोफैक्टर्स का। तो आ जाते हैं एक अपने नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो इसके अंदर, अब जब हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था लास्ट पार्ट में, हमने देखा था कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाल के देखी थी कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो हमने क्या किया था, मैं दोबारा से एक बार लिख के दिखा रही हूँ, पर मैं वो नहीं सिखा रही, कुछ और सिखाऊंगी। हमने सबसे पहले क्या किया था, अगर हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है, ये आप लिख लोगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। रो 1 के अलोंग अगर एक्सपेंड कर रही हूँ तो क्या आएगा मेरा, -1 की पावर 1 + 1, और ये एलिमेंट आएगा, और जिसमें ये है उसको लीव कर देंगे, और ये वाली मैट्रिक्स आएगी, ये वाला डिटर्मिनेंट बना देंगे इसको A32 A33 2/2 का, फिर दोबारा से प्लस का साइन आएगा, -1 की पावर ये वाला एलिमेंट आएगा, 1 + 2 आएगा, ये एलिमेंट एज इट इज आएगा, और कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, ये रो कैंसिल कर देंगे और ये कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा यहाँ पे A21 A23 A31 A33, ठीक है। फिर अगेन प्लस का साइन, -1 की पावर, अब इसकी पोजीशन क्या है 1 3 1 + 3 A13, और इसके साथ कौन सा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे को ही टर्म को मैं यहाँ लिख देती हूँ, -1 की पावर 1 + 3 A13 एज इट इज, और कौन सा हो रहा है A21 A22 A32 A33, ठीक है।
समझ आया आपको? ये मैंने कैसे लिखा है, ये सिंपल वही लिखा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हुए आए हैं, हमने लास्ट पार्ट में भी सीखा है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इन्हीं टर्म का कोफैक्टर लिखूं, जो अभी हमने सीखा है a11 अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा, सबसे पहले तो -1 की पावर 1 + 1 लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगी, जिस रो में है वो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कैंसिल, ये आ जाएगा A22 A23 A32 A33, ठीक है। अगर A12 मुझे लिखना है तो -1 की पावर 1 + 2 लिखूंगी, यही फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और इसका ये रो और ये कॉलम कैंसिल होके क्या आ जाएगा, A21 A23 A31 A33, ठीक है। अब A13 कैसे लिखूंगी, -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A21 A22 A31 A32, ठीक है। यही है ना हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला। अगर मैं आपको बोलूं कि इनका कोफैक्टर आप फाइंड आउट करो तो आप ऐसे ही करोगे, और अगर मैं बोलूं इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो तो आप ऐसे करोगे। लेकिन आप यहाँ से एक चीज रिलेट कर सकते हो, एक चीज आप यहाँ से रिलेट करो कि जो ये पार्ट है -1 की पावर 1 + 1 और ये पूरा डिटर्मिनेंट, ये देखो -1 की पावर 1 + 1 और ये पूरा डिटर्मिनेंट एज इट इज, यहाँ पर चेक करो -1 की पावर 1 + 2 और ये पूरा डिटर्मिनेंट देखो सेम टर्म्स हैं, ये एज इट इज। ऐसे -1 की पावर 1 + 3 और ये पूरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, A11 एज इट इज है हमारा जो एलिमेंट है, इस पूरे की जगह ये किसके इक्वल है, A11 के इक्वल, मतलब 11 के कोफैक्टर के इक्वल। अब यहाँ पे A12 एज इट इज लिखूंगी, ये एलिमेंट है और ये इसका कोफैक्टर है, ठीक है। ये किसके इक्वल आ रहा है, A12 कैपिटल A12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर को। A13, ठीक है, A13 और इस पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल A13 दैट इज कोफैक्टर। तो हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूजिंग कोफैक्टर है। अब अच्छा, इसके अंदर दो तीन मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। इसका मेन पॉइंट क्या है, अभी तो मैंने अलोंग R1 करके दिखाया आपको, तो ये फॉर्मूला आ गया देखो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ R1, फॉर सेकेंड एलिमेंट ऑफ R1, ठीक है। ऐसे कोफैक्टर ऑफ R1 का सेकेंड का 1 3 का, ऐसे बेटा जिसके भी अलोंग करो, आप इसको R2 के अलोंग भी कर सकते हो तो कोफैक्टर भी उसी का आएगा, समझ रहे हो आप। देखो अब मैंने रो 2 ले ली तो कोफैक्टर भी उसी का आएगा और एलिमेंट्स भी उसी के ही आएंगे और कोफैक्टर भी सेम आएगा, सेम एलिमेंट सेम ही कोफैक्टर, सेम ही पोजीशन का कोफैक्टर। अब इसको रो के नहीं, इसको कॉलम के अराउंड भी खोल सकते हैं, हमने पढ़ा है ना, हम डिटर्मिनेंट जब ओपन करते हैं हम किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं कॉलम एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2 लिख देती हूँ, या चलो कॉलम 3 लिख देती हूँ, कोई भी कॉलम ले सकते हैं। तो कॉलम 3 के अराउंड लेंगे तो कैसे लेंगे, उसी का फर्स्ट एलिमेंट A13 तो कैपिटल A13 प्लस A23 उसका एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर प्लस A33 उसका एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ बेटा, ये किसी के भी अराउंड हो सकता है, लेकिन जिसका कोफैक्टर है, जिसका एलिमेंट है, वो ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऐड हो जाएंगे और एक ही उसी रो के रहेंगे। आपकी मर्जी, आप रो 1 सेलेक्ट करो, रो 2 सेलेक्ट करो या रो 3 सेलेक्ट करो, कॉलम 1 सेलेक्ट करो, कॉलम 2 सेलेक्ट करो या कॉलम 3 सेलेक्ट करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, जैसे कि अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, यूजिंग द कोफैक्टर यूज करते हुए और हमें सेकंड रो के एलिमेंट यूज करते हुए ये इवेल्युएट करना है, डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, हमें सेकंड रो के अराउंड दिया है तो हम पहले इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कोफैक्टर क्या होगा इसका, इसकी टर्म्स क्या होती हैं बेटा, 2 1, ये पोजीशंस में बार बार इसलिए बोलते हैं ना बेटा, इनका यूज होता है, ठीक है। ये सेकंड रो है ना, ये सेकंड रो है तो 2 1 2 2 2 3, ठीक है। फर्स्ट आई जे क्या होता है, 1 2 1 1 2 2, सेकंड रो हमारी सेम चल रही है ना, तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे पास डेल्टा यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 1, इसने बोला सेकंड रो के एलिमेंट यूज करने और कोफैक्टर यूज करने, तो उसी के यूज होंगे। 1 2 2 A22 प्लस A23 A23
3 इससे हमारा डेल्टा फाइंड आउट हो जाएगा और हम लिखेंगे क्या, यूजिंग द कोफैक्टर एंड एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो हम इससे निकालेंगे। अब इसका A21 फाइंड आउट करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1। अब इधर इसको क्रॉस किया तो क्या आया आपके पास 3823। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा, -1 की पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा 9 - 16। ठीक है, 9 - 16। तो ये क्या आया यहाँ पे -1 - 7 दैट इज 7। अब 822 कैलकुलेट कर लेंगे, -1 की पावर 2 + 2। इसको कैंसिल किया तो क्या आया 5813। अब ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 15 - 8 this will be equal to 7. Got the point? अब आ रहा है A23 -1 की पावर 2 + 3। तो ये वाला एलिमेंट है तो इसको कैंसिल आउट किया तो क्या आया 5312। ये -1 आ जाएगा। 10 - 3 दैट इज -7 के इक्वल आ रहा है। तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तीनों कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर ली। अब डेल्टा किसके इक्वल आएगा A21 इज 2 और कैपिटल A21 into 7 प्लस A22 इज 0 और ए कैपिटल A2 7 प्लस A23 इज 1। एलिमेंट जो स्मॉल है वो एलिमेंट को शो कर रहे हैं और जो कैपिटल है वो कोफैक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर -7 ये किसके इक्वल आ गया आपका 14 + 0 - 7 दिस विल बी 7। डेल्टा इज इक्वल्स टू 7। आंसर। गॉट द पॉइंट? समझ आया? इसमें हमें बोल दिया सेकंड रो हम किसी को भी लेके कर सकते हैं, अगर जिसको स्पेसिफाई कर देगा तो हमें उसको ही लेके करना होगा। अब हमने ये समझा कि जब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं A21 मतलब कि जो जिसका एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, जो एलिमेंट वही कोफैक्टर, जो एलिमेंट वही कोफैक्टर। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है डेल्टा की वैल्यू आती है। ठीक है, अब एक और नया रिजल्ट इसी से निकलता हुआ सीख लो। इसके अंदर एक रिजल्ट क्या है, अभी तक तो हमने समझा कि जब इसी को इसी से करते तो डेल्टा की वैल्यू होती, लेकिन अगर देखो एलिमेंट तो फर्स्ट रो के, एलिमेंट देखो फर्स्ट रो के, समझ रहे हो, और जो कोफैक्टर है वो देखो थर्ड रो के हैं। ये थर्ड रो के है ना कोफैक्टर जो है, तो वैल्यू आएगी 0। देखो एलिमेंट फर्स्ट रो के और कोफैक्टर सेकंड रो के, तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट सेकंड रो के हो और वो हो कोफैक्टर हो फर्स्ट रो के, तो भी वैल्यू क्या आएगी 0। ऐसे कॉलम कॉलम का लेके दिखा देती हूँ। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब कॉलम है मान लो A11 और कोफैक्टर्स ले रही हूँ मैं कॉलम 3 के, तो A31 प्लस A21 और कोफैक्टर A23 A31 और इसी का कोफैक्टर A33, तो भी वैल्यू आएगी 0। समझ रहे हो आप? जब एक रो के एलिमेंट लेते हैं और किसी भी एडजेसेंट रो के कोफैक्टर लेते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। ऐसी कॉलम में है, ऐसी रो में है। अगर एलिमेंट रो के हैं तो ये कोफैक्टर भी रो के ही होने चाहिए, किसी दूसरी रो के, और कोरेस्पॉन्डिंग ही होनी चाहिए। अगर इसका है तो इसी का कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है तो इसी का कोफैक्टर है, ये ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ये नहीं है कि ये रो ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया, यहाँ से कुछ भी उठा लिया, ये उठा लिया, इसका कोफैक्टर ले लिया, ये रो ले लिया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक आपका रिजल्ट है कि अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट लेते हो और उसी के एडजेसेंट कोई भी या तो इसके या इसके कोफैक्टर्स लेके और उनके कोरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बस रो चेंज हुई है, कॉलम वही रहेगा। और ऐसे अगर कॉलम का कर रहे हो, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेम रहेगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। इसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी डाल दिया ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट और वेरीफाई करना ये रिजल्ट। माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं सारे, और क्या करना है आप सारे माइनर्स फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे मैं एक करके दिखा रही हूँ, बाकी आप करोगे। देखो 0 M11 का क्या रहेगा 0 5 4 -7 इज इक्वल्स टू 0 - 20 दिस इज इक्वल्स टू -20। और इसी के सामने इसी का कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे A11, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11, यह क्या आ जाएगा
इज इक्वल्स टू M11, ये पॉजिटिव हो गया ना यहाँ पे, तो -20, तो A11 क्या आया यहाँ से, -20 आ गया। समझ गए आप? गॉट द पॉइंट? समझ आ रहा है? तो ऐसे ही आप सारे निकाल लोगे, M12 निकाल लोगे, M13 निकाल लोगे, सेम ऐसे ही, और यहाँ पे भी 12 ऐसी -1 की पावर 1 + 2 M12 जो भी आपका आएगा, ऐसे A13 -1 की पावर 1 + 3 M13, ऐसे आप सारे एलिमेंट 9 के 9 यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। M14 M21 M22 M33 ऐसे सारे आप फाइंड आउट करोगे। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, आपको इसको वेरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, A11 की वैल्यू क्या है 2, और A31 की वैल्यू थे A31, जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना, कैपिटल वाला A31 कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -12, आपकी वैल्यू आएगी -12, और A12 क्या है -3, और A32 क्या आएगा, अगर आप 32 पोजीशन का को फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा आपका 22, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 5, A13 देखो इसका एलिमेंट है 5, और A33 इसका क्या है कोफैक्टर है, जब आप इसका फाइंड आउट करोगे कोफैक्टर तो क्या आएगा 18 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करो और चेक करो कि ये किसके इक्वल आ रहा है, -24 -66 प्लस 18 5 का क्या होता है बच्चे 90 होता है, 90। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ गया 90 - 90, दिस इज इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। ये ऐसे वेरीफाई होगा। गॉट द पॉइंट? समझ आया? अब आज का एक लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बेटा होपफुली आपको माइनर्स और कोफैक्टर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने क्वेश्चन, बेटा अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाए ना, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाए, आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आया या फिर नया टॉपिक है आपके लिए, तो आप एक बार वीडियो रिपीट करके एक बार फिर देख लिया करो। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाओ। बेटा मैथ्स के लिए सिर्फ सुनना या पढ़ना या मतलब कहीं से सुन के लर्न कर लेना वो एनफ नहीं है। आप नोट्स बनाओ, साथ के साथ लिखो, जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ साथ के साथ अटेम्प्ट करो उनको, फिर वीडियो ओवर होने के बाद दोबारा फिर करो उनको, ताकि वो आपके दिमाग में ना बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए चीजें। समझ गए बेटा? तो आज का लास्ट टॉपिक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। अब बेटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमने पढ़ा था क्लास 11 में, कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। अगर अब हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़े तो हमारा फॉर्मूला ये है, हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ ऑफ x1, हमें तीन वर्टिसेस गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और थर्ड कॉलम क्या रहता है 1 1 1, थर्ड कॉलम क्या रहता है 1 1 1। इससे हमारे 3/3 का डिटर्मिनेंट हम क्रिएट करते हैं, उसका हाफ करते हैं, तो वो हमें क्या दे देता है वैल्यू, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और अगर आप इसको ओपन करके सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, आप इसको ओपन करके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दो तीन बातें हैं जो रिमेंबर करने वाली हैं, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कोई नेगेटिव में आ जाता है, मान लो ये क्वांटिटी आ जाती है, तो आप क्या लिखोगे ये, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, हम कहेंगे एरिया इज द एब्सोल्यूट वैल्यू इज 86 स्क्वायर यूनिट, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। इफ एरिया इज गिवन, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन भी डाला है और ये वाला भी डाला है, अगर हमारे पास क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है एरिया, एरिया गिवन है कि एरिया हमारे पास 4 स्क्वायर मीटर है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर यूनिट्स है, कुछ भी है, तो हम उसको दो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू इसकी हम लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हम इसकी क्या करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं, तो हम इसके सॉल्व करने में दोनों वैल्यूज लेंगे, ये अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जब एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म, हम कहेंगे तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तीन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जो एक ही लाइन में होते हैं, ये क्या कभी ट्राइंगल बना सकते हैं, आपने पढ़ा 11th क्लास में, नहीं बना सकते। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर वो पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जब तीन कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, मैंने आप बच्चों के लिए सारी टाइप के क्वेश्चन डाले ताकि आप बच्चे किसी भी टाइप से कंफ्यूज ना हो जाओ। अब इसके अंदर देखो हमें तीन वर्टिसेस गिवन है और एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो सिंपलेस्ट है, तो हम ये कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 x1 y1 3 8 x2 y2 -4 2 x3 y3 5 1, और थर्ड कॉलम क्या है 1 1 1। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको आप सोल्व करोगे 3
2 1 1 1। अब नेक्स्ट वाले में हम रो 1 के अराउंड ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो -8। जब हम करते रहते हैं ना, लर्न हो जाता है कि जब रो 1 का करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1 1 है इसकी पोजीशन, इसकी 1 2 है, इसकी 1 3 है, तो हमें ये लर्न हो जाता है। जब भी बोलते हैं बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप उसमें प्रो हो जाओगे। समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना आता है, सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आंसर, जब भी आपको एरिया होता है ना, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए, अगर आपको सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो स्क्वायर यूनिट आएगा हमेशा स्क्वायर में। एरिया की बात हो रही है तो हमेशा स्क्वायर में ही हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है के की। एरिया दिया हुआ है, देखो जो मैंने आपको बताया था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इसके अंदर हम दोनों वैल्यू लेंगे। हम के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें डेल्टा पता है क्या होता है, 1/2 4002। हमें के की वैल्यू फाइंड, और थर्ड कॉलम क्या है, 111, ये हमारे पास डेल्टा है। बट डेल्टा हमें गिवन है, गिवन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा स्टेटमेंट्स ना मैं कम लिखने पे फोकस करती हूँ, मुझे लगता है स्टेटमेंट्स तो आप लिख ही लोगे, एक बार आपको समझ आ जाना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कितना गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर, मैंने आपको बोला था दो वैल्यू लेके चलते हैं, प्लस और -4, और हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, इसको ओपन कर लेंगे, किसके अराउंड करूं, मैं तो C2 के अराउंड सोच रही हूँ, आपको जिसके भी अराउंड करना है कर लेना, क्योंकि आंसर सेम आता है। पर मैं कर रही हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, बस हमें लिखना जरूर होता है, ताकि जो एग्जामिनर चेक करे तो उसको समझ आ जाए और वो आपके मार्क्स अननेसेसरली नहीं काटे, ठीक है। अब इसके अराउंड आप ओपन कर लो तो क्या आएगा, 0, और ये माइनस का आएगा, देखो 1 2, ये वाली पोजीशन माइनस में होती है ना, 1 2 आता है, -04011। अब आ जाएगा प्लस 2 2 आएगी ना, प्लस आ जाएगी 0K011, अब आएगा माइनस में, तो 2, ये कैंसिल, तो K141, ठीक है। मैंने मैक्सिमम 0 वाला लिया, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, तो यहाँ से क्या आया, -0 +0। हमें ये सॉल्व नहीं करना पड़ा, मैक्सिमम टाइप ऑफ 0 है, तो -2K-4, यहाँ से +-4, 1/2 क्या आ गया, यहाँ से -2K+8, ठीक है। जब इसका ब्रैकेट ओपन किया, -2 है ना, तो -2K+8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, +-4, अच्छा 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी मुझे, देखो 2 कॉमन ही था, 2 कॉमन ही था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में -2K-4, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, +-4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 - K हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 -K आ रहा है। अब हमारे पास दो वैल्यू बन गई, एक +4 के लिए एक एक बना लेंगे, और एक -4 के लिए, ठीक है। अब इस +4 के लिए करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल्स टू -K, K की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इधर से करेंगे तो -4 - K दैट इज -8 इज इक्वल्स टू -K, K की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, तो K की वैल्यू 2 आ गई, 0 एंड 8। दिस इज योर आंसर। आपको के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, समझ आया जो मैंने बताया था, आप यहाँ पे दो वैल्यू लेकर चलोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। अब ये लाइन है, ज्वाइन कर रही है, इसकी इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, एक्स वाई की फॉर्म में कोई एक हमें इसका रिलेशन बताना है, एक्स वाई की फॉर्म में इक्वल 0, ऐसे कुछ रिलेशन बताना है, तो हमें दो दो पॉइंट तो दे दिए, x1 y1 तो दे दिया, 1 2 और 3 6, और इसकी एक इक्वेशन बतानी है एक्स वाई मान लिया, इस पे कोई जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट लेते हैं, यही करते हुए आए हो, आपका 11th का तो आपका पक्का ही है, ये तो सबसे इजी चैप्टर था, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, 1 2 3 1, ये एक्स वाई, x1 x2 y x2 x1 y1 x2 y2 हाफ, और इसके अंदर अब लाइन, एरिया ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब 0 इज इक्वल्स टू, अब हाफ इधर चला जाएगा तो 2 इंटू 0 हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लेंगे, x के अराउंड करेंगे तो 2 6 1 1, ठीक है, प्लस
माइनस आएगा ना, इसके राउंड करेंगे तो -y 1311 प्लस 1 1236। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 0 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 2y आ जाएगी। इसे आप सोल्व कर लेना, -4x प्लस 2y आ जाएगी, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, -2x प्लस y आ जाएगी। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओपन कर लोगे डिटर्मिनेंट। तो बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप इतना इन वीडियोस को पसंद कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं डेली बेसिस पे आप सब बच्चों के लिए कंटेंट लेकर आ रही हूँ। और आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपका सितंबर या अक्टूबर के एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो प्लीज बने रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। मेरा टारगेट है, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ेंगे उन सबका 80 आउट ऑफ 80 का मेरा टारगेट है। ठीक है बेटा, तुम अपना भी टारगेट बनाओ, मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया, आप भी टारगेट सेट करो, तभी आप जीत पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।